आज हमारे जिला दर्शन की अगली क्लास है और आज हम पढ़ेंगे रोहतक। और रोहतक के बारे में सारी चीज़ें डिटेल से जानेंगे। एग्ज़ाम की दृष्टि से जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो सारी चीज़ें हम इसी में कवर करने वाले हैं, और इसीलिए आप बने रहें हमारे साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है रोहतक। सबसे पहले हम एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं जिससे याद करने में आसानी होती है, तो इसको भी उसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि रोहतक का नाम रोहतक क्यों पड़ा, उसके बाद इसके उपनाम, इसका पुराना नाम, इसके तहसील, विधानसभा सीट, इसकी भौगोलिक स्थिति, इसका इतिहास, यहाँ पे जो प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं, उस सारी चीज़ें हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके नामकरण की। नामकरण की अगर बात की जाए तो इसके लिए हमें दो चीज़ें मिलती हैं जिसकी वजह से रोहतक का नाम रोहतक पड़ा है। एक तो राजा रोहतास के नाम के कारण। एक तो राजा रोहतास के नाम के कारण, और दूसरा बताया जाता है कि यहाँ पर रोहेरों के पेड़ अधिक पाए जाते थे। पेड़ की अधिकता के कारण। तो रोहतक का नाम रोहतक पड़ने के पीछे दो कारण बताए जाते हैं। एक तो ये बताया जाता है कि राजा रोहतास ने रोहतास बहुम्र के नाम की वजह से इसका नाम रोहतक पड़ा था, और दूसरा ये बताया जाता है कि यहाँ पर रोहेरो नाम के जो वृक्ष हैं, रोहेरा नाम के वृक्ष अधिक पाए जाते थे, इसलिए इसका नाम रोहतक पड़ा है। अब हम बात करते हैं इसके संस्थापक की कि इसको बसाया किसने है। इसको राजा रोहतास द्वारा बसाया गया है। राजा रोहतास द्वारा इसका बसाया गया है। और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि राजा रोहतास किसका बेटा है, किसका जिक्र मिलता है कि ये रानी तारावती का बेटा था। रानी तारावती का बेटा था। तो इसकी वजह से इसका नाम रोहतक पड़ा। और अगर हम पुराने नाम की बात करें तो इसको रोहतास नगर के नाम से जाना जाता था। पुराने नाम की बात की जाए तो इसको रोहतास नगर के नाम से जाना जाता था। रोहतास नगर के नाम से जाना जाता था। अब हम बात करते हैं इसके उपनाम के। रोहतक को रोहतक के अलावा किन किन नामों से जाना जाता है। उपनाम की बात की जाए तो रोहतक को शुगर सिटी कहा जाता है। शुगर सिटी पलवल को भी कहा जाता है और रोहतक को भी कहा जाता है। याद रखना है कि शुगर सिटी रोहतक को भी कहते हैं और पलवल को भी कहते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऐसा नहीं होगा कि दोनों आएंगे, कोई सा एक आएगा। शुगर सिटी इसको कहते हैं। उसके अलावा हरियाणा की फिल्म सिटी इसको कहते हैं। हरियाणा की फिल्म सिटी इसको कहते हैं। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी इसको कहते हैं। राजनीतिक राजधानी। उसके अलावा इसको एजुकेशन हब ऑफ हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है।
एजुकेशन हब ऑफ हरियाणा, क्योंकि जब हम यहाँ के शिक्षा संस्थान पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि उसको एजुकेशन हब ऑफ हरियाणा क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ देखी कि रोहतक का नामकरण, रोहतक कैसे पड़ा, रोहतक का नाम, इसका नामांकन कैसे हुआ, उसके अलावा इसके संस्थापक कौन है, उसके अलावा इसके पुराने नाम क्या क्या हैं और उपनाम क्या क्या हैं। अब हम ये देखते हैं कि इसकी तहसील कौन कौन सी है। तो रोहतक की जो तहसीलें हैं वो 4 हैं और जो इसकी तहसीलें हैं वही इसकी विधानसभा सीटें भी हैं। तहसील की बात की जाए तो सबसे पहले रोहतक यहाँ की तहसील है। दूसरा महम है। कलानौर है, और ये याद रखना है कलानौर यहाँ की आरक्षित सीट है। अगर हमसे पूछ ले तो तहसील की बात कर रहे हैं। तहसील की बात की जाए तो 4 यहाँ पर तहसीलें हैं, रोहतक है और सांपला है। सांपला। उप तहसील की बात करें उप तहसील यहाँ पर एक है लाखन माजरा। लाखन माजरा यहाँ पर उप तहसील है। बात करते हैं विधानसभा सीटों की। विधानसभा सीट, तो विधानसभा सीट जो इसकी तहसीलें हैं वही इसकी विधानसभा सीटें हैं, तो याद करने में हमें कोई ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। रोहतक, महम, कलानौर, और कलानौर यहाँ की आरक्षित सीट है, और गढ़ी सांपला। ये 4 यहाँ विधानसभा सीटें हैं, जो तहसीलें हैं वही विधानसभा सीटें हैं, और यहाँ पर एक ही उप तहसील है। यहाँ पर एक ही उप तहसील है और वो है लाखन माजरा। अब हम बात करते हैं कि रोहतक का हरियाणा में गठन कब हुआ। हरियाणा में जिले के रूप में गठन, तो जब हरियाणा बना था, ये उसी टाइम बना था, तो इसका गठन 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के साथ ही हुआ है। हरियाणा के साथ ही इसका गठन हुआ है। अब हम बात करते हैं कि इसकी जनसंख्या कितनी है। जनसंख्या की बात की जाए तो इसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी और 15 लाख से कम थी। 10 लाख से अधिक, और अगर नंबर्स की बात की जाए तो 10,61,200 कुछ थी इसकी जनसंख्या। तो ये थी इसकी जनसंख्या। अब हम आगे बात करेंगे। हमने यहाँ पर तहसील देखी, उप तहसील देखी, विधानसभा सीट देखी, हरियाणा का इसका रोहतक का गठन देखा। अब हम बात करेंगे इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में कि ये कहाँ पड़ता है, किस किस के साथ सीमा साझा करता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ये हम मैप से समझने की कोशिश करेंगे।
रोहतक हरियाणा में 6 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है और ये दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी सीमा साझा करता है, क्योंकि अगर पहले नंबर पे बात की जाए तो रेवाड़ी 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है और ये 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीमा की, ये सीमा किस किस के साथ साझा करता है। सीमा की बात करेंगे कि ये सीमा किस किस के साथ साझा करता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, ये है रोहतक और ये रोहतक यहाँ से सोनीपत के साथ अपनी सीमा साझा करता है, यहाँ झज्जर के साथ, फिर चरखी दादरी के साथ, यहाँ भिवानी के साथ, यहाँ से हिसार के साथ और यहाँ से जींद के साथ। तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी सीमा साझा करता है। बात की जाए तो लिख लेते हैं सोनीपत, सोनीपत, झज्जर, सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी, हिसार और जींद के साथ ही अपनी सीमा साझा करता है। और ये हमें याद रखना है कि ये किसी भी दूसरे राज्य या फिर किसी यूनियन टेरिटरी के साथ में अपनी सीमा नहीं बनाता है, ये बिल्कुल लैंड लॉक है, याद रखना है। ऐसे 2 डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में, एक तो ये रोहतक है जो किसी दूसरे के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, क्योंकि अगर यहाँ से देखेंगे ये दिल्ली है यूनियन टेरिटरी, तो इससे पहले ही इसकी सीमा रुक जा रही है, यहाँ पर इसकी सीमा रुक जा रही है। रोड है तो रोड सीमा में नहीं आएगा, आगे सीमा अलग ही लग रही है। तो एक तो ये रोहतक है जो किसी के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, और एक ये चरखी दादरी है जो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी सीमा साझा करता है, किसी यूनियन टेरिटरी या फिर अन्य किसी राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो ये लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट है, तो ये याद रखना है। रोहतक में चरखी दादरी किसी अन्य राज्य व यूटी के साथ सीमा नहीं बनाते। किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट या फिर किसी यूटी के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं। ये लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा के। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि ये कहाँ पर स्थित है, अगर हमसे इसकी स्थिति पूछ ली जाए कि जो रोहतक है वो कहाँ पर है, तो हम देखेंगे कि ये रोहतक जो है ये हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में स्थित है, हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में स्थित है, बिल्कुल बीच में स्थित है। भाग में स्थित है। हार्ट ऑफ हरियाणा जींद को कहा जाता है, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि जींद ऑप्शन में नहीं है और हमसे हार्ट ऑफ हरियाणा पूछ लिया जाए तो फिर जवाब रोहतक होगा, अगर जींद ऑप्शन में नहीं है तब, अन्यथा जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि किस भौतिक क्षेत्र में पड़ता है। किस भौतिक क्षेत्र में पड़ता है, तो ये बांगर भौतिक क्षेत्र में पड़ता है। ये बांगर भौतिक क्षेत्र में पड़ता है, ये हमें याद रखना है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर मृदा कौन कौन सी पाई जाती है। मृदा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मृदा 2 प्रकार की पाई जाती है। एक तो अपेक्षाकृत बालू दोमट मृदा,
और एक जलोढ़ मृदा पाई जाती है यहाँ पर। जलोढ़ मृदा पाई जाती है। दो प्रकार की मृदा यहाँ पे पाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे सिंचाई किसके द्वारा की जाती है। सिंचाई की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सिंचाई पश्चिमी यमुना कैनाल द्वारा की जाती है। और अगर हम बात करें यहाँ पर नदी की, तो नदी वर्तमान में यहाँ पे कोई है नहीं। नदी की अगर बात की जाए तो नदी यहाँ पर कोई नदी नहीं है। और अगर हम बात करें कि यहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन किस चीज का होता है, तो ये भी हमें याद रखना है कि प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन ज्वार का होता है। यहाँ पर प्रदेश में ज्वार सबसे ज्यादा यही उगाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ से कोई नेशनल हाईवे वगैरह गुजरते हैं, तो यहाँ से 3 नेशनल हाईवे गुजरते हैं। एक तो है NH9, एक 35 है, एक 709 है। अगर नेशनल हाईवे की बात की जाए नेशनल हाईवे, यहाँ से 3 नेशनल हाईवे गुजरते हैं। एक NH9 है, एक NH35 है और एक NH709 है। तो ये 3 यहाँ से गुजरते हैं। तो ये तो हो गई इसकी भौगोलिक स्थिति की बात। और अगर क्षेत्रफल हमसे रह गया है, क्षेत्रफल हमने पढ़ा नहीं है, तो क्षेत्रफल की बात की जाए तो रोहतक का क्षेत्रफल है 1745 वर्ग किलोमीटर। क्या लिख लेते हैं, क्षेत्रफल 1745 वर्ग किलोमीटर। तो ये थी रोहतक की भौगोलिक स्थिति, जिसके बारे में हमने पढ़ा ये किस किस के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो हरियाणा के 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। और इसी के साथ में ये दूसरा सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला डिस्ट्रिक्ट बन जाता है। दूसरा सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बनाने वाला, ये याद रखना है। पहले नंबर पे जींद है जो 7 डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और ये दूसरे नंबर पे आता है क्योंकि ये 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और ये एक लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट है क्योंकि हमने बात की कि ये किसी यूनियन टेरिटरी या फिर किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट के साथ, किसी अन्य राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। एक तो रोहतक है और एक चरखी दादरी है, 2 हरियाणा के ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो किसी और राज्य या फिर किसी यूटी के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते। स्थिति की बात की जाए तो ये हरियाणा के मध्यवर्ती स्थिति मध्य में है। उसके अलावा मृदा की बात की जाए तो अपेक्षाकृत तो दोमट मृदा है, बालू, जिसमें बालू की मात्रा ज्यादा होती है उसको बालू दोमट मृदा कहा जाता है। सिंचाई यहाँ पर पश्चिम यमुना कैनाल के द्वारा की जाती है। सर्वाधिक फसल यहाँ पर ज्वार उगाई जाती है। 3 यहाँ से हाईवे गुजरते हैं, नदी यहाँ पे कोई है नहीं। तो आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से उद्योग धंधे पाए जाते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं उद्योग की कि यहाँ पे कौन कौन से उद्योग पाए जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे उद्योग पाए जाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर शुगर मिल पाई जाती है, क्योंकि इसके नाम से ही है, इसको शुगर सिटी कहा जाता है। तो यहाँ पर शुगर उद्योग पाए जाते हैं। यहाँ पर शुगर उद्योग है। उसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर एशियन पेंट उद्योग है। एशियन पेंट उद्योग। उसके अलावा एशिया की सबसे बड़ी कपड़े की मार्केट यहीं पर है।
मैं हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूँ, एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट यहीं पर है, जिसको सोरी बाजार या सोरी मार्केट के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा बात की जाए तो यहाँ का जो नट बोल्ट उद्योग है वो बहुत फेमस है। नट बोल्ट उद्योग ये इतना फेमस है कि चंद्रयान में भी इसके नट बोल्ट इस्तेमाल किए गए थे। चंद्रयान में इस्तेमाल किए गए। तो याद रखना ये रोहतक में है और चंद्रयान में भी इसी के नट बोल्टों का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा एक चीज और बताई जाती है कि इजराइल जो देश है, इजराइल देश के लड़ाकू विमानों में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये कितना इंपॉर्टेंट औद्योगिक धंधा है जिसकी पहुंच सिर्फ हरियाणा तक ही नहीं है, या फिर बात करें तो सिर्फ भारत तक भी नहीं है। इसके जो नट बोल्ट हैं वो विदेश तक फेमस है और विदेश तक ये चल रहे हैं। उसके अलावा बात की जाए तो यहाँ का रेवड़ी और गज्जक उद्योग बहुत फेमस है। रेवड़ी और गज्जक उद्योग। उसके अलावा बात की जाए तो जो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई जाती हैं उनमें जब गोली वगैरह लग जाती है, वो डैमेज हो जाती हैं, तो उनको रिसाइकिल करने का कारखाना यहीं पर है। आर्मी की बुलेट प्रूफ जैकेट रिसाइकिल करने का कारखाना, करने का उद्योग या फिर कारखाना भी आप बोल सकते हैं, वो भी रोहतक में है। क्योंकि ऐसा कहाँ तक होगा कि बहुत ज़्यादा बुलेट प्रूफ जैकेट लाए जाए उनको रिसाइकिल ना किया जाए, तो यहाँ पर उनको रिसाइकिल करने का काम किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर एक अमूल के जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनका उद्योग भी है। अमूल डेयरी उत्पाद उद्योग। अमूल के जो सिर्फ दूध ही नहीं आता, अमूल का दूध के अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, तो उनको भी यहीं पे बनाया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर एक वीटा मिल्क का प्लांट भी है। वीटा मिल्क प्लांट भी है यहाँ पर। तो ये बात की हमने यहाँ के उद्योग धंधों की के जो यहाँ पे पाए जाते हैं और जो बहुत फेमस हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं और एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर जितने भी उद्योग धंधे पाए जाते हैं उन सभी के बारे में हमने बात की। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में। इतिहास में बहुत कुछ जानने को हमें यहाँ नहीं मिलता है, लेकिन 2-3 जगह ऐसी हैं जहाँ पे खुदाई की गई है और कुछ सिक्के मिले हैं। उसके अलावा बहुत लंबा चौड़ा इतिहास इसका रहा नहीं है। उसके अलावा थोड़ा सा इतिहास इसका 1857 में भी देखने को मिलता है, तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे इतिहास को। इतिहास की बात की जाए तो सबसे पहले बोहरा गांव है यहाँ पर एक, उसमें एक अभिलेख मिला है।
बोहरा गांव का अभिलेख। इस अभिलेख की क्या खास बात है? तो इस अभिलेख की खास बात है कि इसमें हरियाणा को हरियंक के नाम से दर्शाया गया है। हरियाणा को हरियंक के नाम से दर्शाया गया है इसमें। उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहां पर सिक्के मिले हैं। खातराकोट एक जगह है जहां पर एक टकसाल मिली है। टकसाल कहते हैं जहां पर सिक्के बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर टकसाल मिली है और यहां से सिक्के मिले हैं। सिक्के मिले हैं, यहां से कई प्रकार के सिक्के मिले हैं। एक तो इंडो ग्रीक शासन जो राजा हैं उनके सिक्के मिले हैं। इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के मिले हैं। इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के मिले हैं। उसके अलावा यहाँ पर गुर्जर शासक हुए हैं, भोजदेव और विग्रहराज। भोजदेव व विग्रहराज गुर्जर प्रतिहार शासक हुए हैं। इनके भी यहाँ पर सिक्के मिले हैं, हमें देखने को मिले हैं, सिक्के मिले हैं। उसके अलावा अब हम बात करते हैं क्या कहीं और भी इसका जिक्र मिलता है हमें? क्या इतिहास में कहीं और भी इसका जिक्र मिलता है? तो इसका जिक्र हमें दो जगह मिलता है। एक तो दिव्य बदान में मिलता है, दिव्य बदान बौद्ध धार्मिक ग्रंथ है। बौद्ध धार्मिक ग्रंथ है जिसमें रोहतक और अग्रोहा का जिक्र मिलता है। रोहतक और अग्रोहा का जिक्र हमें मिलता है दिव्य बदान में। और इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ के जो लोग थे वो बहुत खुश रहा करते थे। एक बुक और है, उसका नाम है नकुल दिग्विजयम। नकुल विजयम ग्रंथ, यहाँ पे भी एक इसका जिक्र मिलता है और ये महाभारत कालीन ग्रंथ है। और इन दोनों में ही एक चीज देखने को कॉमन देखने को मिलती है। इन दोनों ग्रंथों में ये चीज देखने को मिलती है कि यहाँ के जो लोग थे वो बहुत ही खुशहाल रहते थे। यहाँ के लोग बहुत खुशहाल, धनवान, संगीत प्रेमी होते थे। उसके अलावा जो नकुल दिग्विजय में है इसमें एक चीज एक्स्ट्रा मिली है और वो ये है कि यहाँ पर गायों की संख्या अधिक होती थी। यहाँ पर गायों की संख्या अधिक होती थी।
तो इतिहास में इन दो धार्मिक ग्रंथों में भी इसका जिक्र मिलता है। ऊपर से हमने अभिलेख का भी देखा, अभिलेख में भी इसका जिक्र मिलता है, इन धार्मिक ग्रंथों में भी इसका जिक्र मिलता है। अब हम बात करते हैं हड़प्पा कालीन स्थलों की कि क्या यहाँ से कुछ हड़प्पा कालीन स्थल मिलते हैं। तो यहाँ से 2-3 हड़प्पा कालीन स्थल मिले हैं, और क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है नहीं, तो ये देखेंगे कि कहाँ मिले हैं और कब कब इनकी खुदाई करवाई गई और किसके द्वारा इनकी खुदाई करवाई गई है। हड़प्पा कालीन स्थल की बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे फरमाणा की। फरमाणा की बात करेंगे। एक चीज हमें याद रखनी है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में फरमाणा एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से मसालों के अवशेष मिले हैं। लिख लेते हैं, एकमात्र स्थल जहां से मसालों के साक्ष्य मिले हैं। और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि इसकी खुदाई कब करवाई गई थी, इसकी खुदाई 2006 में वसंत सिंह द्वारा करवाई गई थी। वसंत सिंह द्वारा करवाई गई थी। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि और जितने भी हड़प्पा कालीन स्थल मिले हैं वहां से मसालों के साक्ष्य नहीं मिले हैं, यहीं से मसालों के साक्ष्य मिले हैं। उसके अलावा एक और है मदीना। मदीना इसकी खुदाई 2007 में करवाई गई थी। 2007 में इसकी खुदाई करवाई गई थी और मनमोहन सिंह द्वारा। मनमोहन सिंह द्वारा इसकी खुदाई करवाई गई थी। उसके अलावा यहाँ पर एक और मिलता है, वो है दक्ष खेड़ा, जिसके बारे में ये पता नहीं है कि उसकी खुदाई किसने करवाई थी। दक्ष खेड़ा यहाँ से मिलता है, इसकी खुदाई 2009 में करवाई गई थी। इसका ये पता नहीं है कि इसकी खुदाई किसने करवाई थी, लेकिन इतना पता है कि जापान की मदद से इसकी खुदाई की गई थी। जापान की मदद से इसकी खुदाई की गई। याद रखना है कि अगर हमसे पूछ लिया जाए कि वह एकमात्र स्थान कौन सा है, हरियाणा में हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है जिसकी जापान की मदद से खुदाई करवाई गई थी, तो वो दक्ष खेड़ा है। तो ये तो हो गई हड़प्पा कालीन स्थलों की बात। अब हम करते हैं 1857 की क्रांति की बात, क्योंकि 1857 की क्रांति में जो थोड़ा बहुत हमें देखने को मिलता है, जो इतिहास देखने को मिलता है, उसी पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पर 1857 की क्रांति शुरू किसने की थी। 1857 की क्रांति, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो क्रांति है, यहाँ पर मुस्लिमों की एक जाति बसती है, रांगड़ जाति। याद रखना है 1857 की क्रांति की शुरुआत रांगड़ मुस्लिम, और साथ में क्योंकि यहाँ पे जाट बाहुल इलाका है तो जाट भी थे, वे जाटों ने की। तो रांगड़ मुसलमान और जाटों ने मिलकर के ये जो क्रांति है उसकी स्टार्टिंग की थी। उसके अलावा उसके बाद क्या होता है कि अंग्रेज यहाँ पर एक अपनी बटालियन को भेजते हैं कि आप जाइए और जाकर के क्रांति पर काबू पाइए।
तो यहाँ पे कौन सी बटालियन भेजी गई थी? अंग्रेजों द्वारा यहाँ पर 60वीं बटालियन भेजी गई। 60 बटालियन भेजी गई कि आप जाइए और जाकर के विद्रोह पर कंट्रोल पाइए। लेकिन क्या होता है कि ये जो बटालियन है, इसी बटालियन ने अंबाला में आंदोलन किया था। ये जब वहां पहुंचती है तो इसके बाद ये भी विद्रोह कर देती है। रोहतक पहुंचने पर 60वीं बटालियन भी विद्रोह कर देती है। और ये याद रखना है कि ये वही बटालियन है जिसने अंबाला में क्रांति की थी। उसके बाद क्या होता है कि जब ये बटालियन भी विद्रोह कर देती है तो फिर एक बड़ा अधिकारी हडसन आता है इसको कंट्रोल में करने के लिए कि अब जब इन लोगों ने ये विद्रोह कर ही दिया था, फिर यहाँ पर एक बड़े इंग्लिश अधिकारी को बुलाया जाता है जिसका नाम होता है हडसन। इस विद्रोह को रोकने के लिए अंग्रेज अधिकारी हडसन आता है। और ये और याद रखना है जिसकी मदद जींद रियासत करती है। जिसकी मदद जींद रियासत करती है और जींद रियासत की मदद पाने के बाद में क्या होता है कि जो हडसन है वो ये जंग जीत जाता है। ये हडसन जब आ रहा था तब तक ये रोहतक नहीं पहुंचता है, एक जगह पहुंचता है खरखोदा में पहुंचता है। और खरखोदा में इसकी विरासत अली के साथ लड़ाई होती है। विरासत अली के साथ में इसकी लड़ाई होती है जिसमें विरासत अली हार जाता है और हडसन जीत जाता है। फिर ये जब रोहतक की तरफ जाता है तो इसका जो आत्मविश्वास है बहुत ऊंचा होता है, पीक पे होता है, क्योंकि वो पहले ही किसी को हरा चुका है। वहां जाने के बाद में फिर ये जींद रियासत की मदद से रोहतक पे भी अपना काबू पा लेता है और बाद में ये रोहतक को जींद रियासत के हवाले करके यहाँ से चला जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो रोहतक के लोग होते हैं वो दोबारा से विद्रोह कर देते हैं और वहाँ पर जींद रियासत के जो सैनिक वगैरह थे उनको पीट पाट के वहाँ से भगा देते हैं। तो ये याद रखना है, हडसन रोहतक को जींद रियासत को सौंप कर चला जाता है। लेकिन बाद में यहाँ की जनता जींद रियासत के सिपाहियों को खदेड़ देती है और उन्हें वहां से भगा देती है। तो ये बात की हमने 1857 की क्रांति की।
तो 1857 की क्रांति में इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ देखने को मिलता नहीं है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि 1857 की क्रांति में जो कुछ भी हुआ था, बहुत लंबा चौड़ा इतिहास तो इसका है नहीं, लेकिन फिर भी जो इतिहास मिलता है उसके बारे में हमने प्रॉपरली चर्चा की। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से मंदिर पाए जाते हैं, कौन कौन से मेले लगते हैं, कौन कौन से शिक्षा संस्थान पाए जाते हैं, और उसके अलावा यहाँ पर कौन कौन से पर्यटन स्थल पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें अब हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर मंदिर कौन कौन से पाए जाते हैं। मंदिर की बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ का दुर्गा मंदिर बहुत फेमस है। माता दुर्गा मंदिर, और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि इसका उद्घाटन किसने किया था, उद्घाटन लाल बहादुर शास्त्री व उसकी पत्नी द्वारा, लाल बहादुर शास्त्री व उसकी पत्नी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। उसके अलावा यहाँ पर प्राचीन शिव मंदिर है। शिव मंदिर है जो किलोई गांव में है। किलोई गांव में है। कुछ मंदिर और कुछ गुरुद्वारे ऐसे हैं जो हम बार बार पढ़ रहे हैं, तो उससे आप ज़्यादा टेंशन में ना आए, क्योंकि गांव के नाम के साथ में पूछे जाएंगे कि फला मंदिर के मतलब किलोई गांव में कौन सा मंदिर है। इस प्रकार से मतलब गांव के नाम के साथ में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसलिए ज़्यादा पैनिक ना हो कि जो मंदिर हम बार बार पढ़ रहे हैं उसका हमारे लिए क्या होगा, कैसे पता चलेगा कि कौन सा मंदिर कहाँ है। तो ये गांव के नाम या फिर शहर के नाम के साथ में या फिर उसकी इन्हीं के नाम के साथ में पूछे जाएंगे। आगे बात करते हैं बाबा मस्तनाथ का मंदिर। बाबा मस्तनाथ का मठ है यहाँ पर, और इस मठ की अगर बात की जाए तो ये कानफाड़ समुदाय के लिए फेमस है। कानफाड़ समुदाय वैसे तो ये स्थल भौरा में है, ये याद रखना है कि रोहतक में तो ये स्थल भौरा में है, लेकिन एक और जगह हरियाणा में 2 जगह कानफाड़ समुदाय के जो मठ है वो मिलते हैं। तो ये है और दूसरा है पेहोवा। तो 2 जगह है, ये याद रखना है, और ये कानफाड़ समुदाय के लिए समर्पित है। कानफाड़ समुदाय से संबंधित। कानफाड़ समुदाय को इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कानों में बड़े बड़े कुंडल पहनते हैं जिनसे कान फट जाते हैं, तो इसलिए कानफाड़ समुदाय के नाम से को जाना जाता है। उसके अलावा नर्मदेश्वर मंदिर है यहाँ पर। नर्मदेश्वर मंदिर है, और इसका नाम नर्मदेश्वर क्यों पड़ा था, क्योंकि इसका जो शिवलिंग है वो नर्मदा नदी से लाया गया है। अगर हमसे इसकी स्थापना पूछ ली जाए तो 1939 में इसकी स्थापना की गई थी लाला रामेश्वर द्वारा। और यहाँ पे जो शिवलिंग लगाया गया है
शिवलिंग जो लगाया गया है ये नर्मदा नदी से लाया गया है। तो इसी के नाम पर इसका नाम नर्मदेश्वर मंदिर पड़ा है, क्योंकि नर्मदा नदी से ये लाया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर गुरुद्वारे कौन कौन से हैं, बात करते हैं। गुरुद्वारों की बात करें तो ये फिर वही बात होगी कि यहाँ पे बार बार ये गुरुद्वारे हमें देखने को मिलेंगे, मंजी साहिब और बंगला साहिब। मंजी साहिब गुरुद्वारा, और ये 9वें गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित है। ऐसा बताया जाता है कि जब तेग बहादुर अपने आप को शहीद कराने के लिए दिल्ली आ रहे थे औरंगजेब के पास में, औरंगजेब के पास आ रहे थे, तो यहाँ पर वो 13 दिन रुके थे। तो जहाँ पर वे रुके थे उसी जगह पर एक गुरुद्वारा बना दिया गया है, मंजी साहिब गुरुद्वारा, और ये लाखन माजरा में है, ये भी याद रखना है। लाखन माजरा में है। उसके अलावा यहाँ पर बंगला साहिब गुरुद्वारा पड़ा है। बंगला साहिब गुरुद्वारा। तो ये थे यहाँ के मंदिर और गुरुद्वारे जिनके बारे में जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो हमने पढ़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें हम पढ़ेंगे नहीं। जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है हम सिर्फ वही पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मेले कौन कौन से लगते हैं। मेलों की अगर बात की जाए तो सबसे पहले, क्योंकि जहाँ मंदिर हम पढ़ के आए हैं वहीं पे मेला लगा देंगे, बाबा मस्तनाथ का मेला। और ये कहाँ लगता है? अग्रवाल में। बाबा मस्तनाथ का मेला लगता है यहाँ पर, उसके अग्रवाल में नहीं, स्थल बोरा में लगता है। सॉरी, गलती हो गई। स्थल बोरा, क्योंकि मंदिर यहाँ का स्थल बोरा में ही है तो स्थल बोरा में ये लगता है। उसके अलावा बाबा जमनादास का मेला लगता है। बाबा जमनादास का मेला, और ये भालवट गांव में लगता है। भालवट गांव में लगता है। ये मंदिर, मस्जिद, मंदिर और ये मेले वगैरह ऐसे हैं जो हर जगह, बहुत सारी जगह लगते हैं, लेकिन हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगे। उसके अलावा शिव का मेला लगता है यहाँ पर, क्योंकि शिव का प्राचीन मेला हम पढ़ के आए हैं। शिवरात्रि का मेला है। और मंदिर हमने किलोई गांव में पढ़ा है, तो मेला भी किलोई गांव में ही लगेगा। उसके अलावा यहाँ पर एक मेला और लगता है, मेला होला महोत्सव, और यह लाखन माजरा में लगता है। महोत्सव, और ये
लाखन माजरा में लगता है। लाखन माजरा में हम क्या पढ़ के आए हैं? गुरुद्वारा पढ़ के आए हैं। तो ये नवे गुरु तेग बहादुर की याद में लगाया जाता है। तो ये नवे गुरु तेग बहादुर की याद में लगाया जाता है। तो ये थे यहाँ के इम्पोर्टेंट मेले। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मस्जिदों की। तो यहाँ पे 3 मस्जिद ऐसी हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं लाल मस्जिद की। तो लाल मस्जिद एक रेवाड़ी में भी मिलती है, लेकिन वो बहुत पुरानी है, ये अभी बनी है, बहुत पुरानी नहीं है। अब हम बात करते हैं मस्जिद। लाल मस्जिद की अगर बात की जाए, इसकी स्थापना अगर हमसे पूछ ली जाए तो 1939 में इसकी स्थापना की गई है। और एक बिजनेसमैन होते हैं यहाँ के आसिफ अली। आसिफ अली द्वारा इनका निर्माण किया गया है। तो ये हमें याद रखना है कि आसिफ अली द्वारा लाल मस्जिद का निर्माण किया गया है। अगली जो मस्जिद है वो है दीनी मस्जिद। ये जो मस्जिद है दीनी मस्जिद है। ऐसा बताया जाता है कि औरंगजेब के काल में एक मंदिर हुआ करती थी और बाद में औरंगजेब ने इसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद में फिर 18 स्वतंत्रता के बाद में दोबारा से हरियाणा सरकार ने इसको मंदिर में कन्वर्ट कर दिया। तो वर्तमान में ये मंदिर है, तो याद रखना है स्वतंत्रता के बाद हरियाणा सरकार ने इसे दोबारा से मंदिर में बदल दिया। दोबारा से इसको मंदिर में बदल दिया। और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पर मूर्ति किसकी लगाई गई है, तो यहाँ पर महावीर की मूर्ति स्थापित की गई है। महावीर की मूर्ति स्थापित की गई। 2 मस्जिद हो गई। उसके अलावा यहाँ पर एक शीशे वाली मस्जिद है। शीशे वाली मस्जिद है। अब इसको शीशे वाली मस्जिद क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इसका प्रवेश द्वार है वो संगमरमर से बनाया गया है। इसका प्रवेश द्वार संगमरमर से बनाया गया है। अगर क्वेश्चन हम इस प्रकार से आता है कि एकमात्र मस्जिद कौन सी है जिसका प्रवेश द्वार संगमरमर से बनाया गया है, तो वो यही है, शीशे वाली मस्जिद हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने देखा एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट मेले हैं और मस्जिद हैं। अब हम आगे देखेंगे इसके पर्यटन स्थलों के बारे में। पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल की बात की जाए तो यहाँ पर कई सारे पर्यटन स्थल हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर एक चिड़ियाघर है। चिड़ियाघर, और ये याद रखना है ये हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर।
बहुत पहले चीज कही गई थी कि इसमें 5 करोड़ रुपए लगा करके इसको इंटरनेशनल लेवल पर डेवलप किया जाएगा। अब हुआ या नहीं हुआ वो तो वहाँ के लोग ही बता सकते हैं कि इसको डेवलप इंटरनेशनल तौर पर डेवलप किया गया है या नहीं किया गया है, ये तो मुझे नहीं पता। उसके अलावा बात करते हैं, यहाँ पर तिलियार झील है। तिलियार झील, और इस झील को सबसे छोटी झील बताया गया है। सबसे छोटी झील है। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि इसको पर्यटन स्थल का दर्जा कब दिया गया था, तो 1976 में इसे पर्यटन स्थल का दर्जा दिया गया। ये याद रखना है, अगर हमसे पूछ लिया जाए कि इसको पर्यटन स्थल का दर्जा कब दिया गया था, तो 1976 में इसको पर्यटन स्थल का दर्जा दिया गया था। उसके अलावा मैना पर्यटन परिसर है यहाँ पर, मैना और मैना पर्यटन परिसर। अभी तक बहुत सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हमने पढ़े हैं उनमें कोई ना कोई पर्यटन स्थल पक्षी के नाम पे है ही। नौरंग पर्यटन परिसर है यहाँ पर, मैना पर्यटन परिसर, नौरंग पर्यटन परिसर। उसके बाद बात की जाए तो यहाँ पर गोकर्ण का तालाब है, राजा गोकर्ण का तालाब। अगर कर्ण का तालाब हमसे पूछ लिया जाए तो कर्ण का तालाब तो है करनाल में, लेकिन गोकर्ण का तालाब है यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर एक 24 चबूतरा है। ये महम में है, 24 चबूतरा है। और इस 24 चबूतरा पर अगर कोई इस प्रकार का कोई दिक्कत हो जाती है कि फैसला करने की जरूरत पड़े, तो यहाँ पर पुलिस फैसला नहीं करती। यहाँ पर 24 गांव की पंचायत इकट्ठा होती है और वो 24 गांव की पंचायत यहाँ पर फैसला करती है। उसके अलावा यहाँ पर महम की बावड़ी है। महम की बावड़ी जिसको सुद्धो कलाल द्वारा बनाया गया था। कलाल द्वारा बनाया गया था। पूछ लिया जाए कहाँ, उसको शाहजहां काल में पाया। शाहजहां काल में इसको बनाया गया था। और ये इतनी खूबसूरत है कि इसको स्वर्ग का झरना भी बोलते हैं। स्वर्ग का झरना भी इसको बोला जाता है। उसके अलावा ज्ञानी चोर की बावड़ी है यहाँ पर। स्वर्ग का झरना, ज्ञानी चोर की बावड़ी। उसके अलावा शाह मोहम्मद रमजान की दरगाह है। शाह मोहम्मद की दरगाह। इस शाह मोहम्मद रमजान को हादी हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है। हादी हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे यहाँ के इम्पोर्टेंट पर्यटन स्थल जिनके बारे में हमने लगभग सारी चीज़ें एकदम डिटेल से जानी।
क्या है, क्यों है। अब हम आगे देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से शिक्षा संस्थान पाए जाते हैं। शिक्षा संस्थान की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत सारे शिक्षा संस्थान हैं, इसीलिए इसको एजुकेशन हब ऑफ हरियाणा कहा जाता है। उसके अलावा पर्यटन स्थल हो गए, यहाँ पर 2 स्टेडियम और मिलते हैं, ये भी याद रखना है, 2 स्टेडियम है। राजीव गांधी स्टेडियम, राजीव गांधी स्टेडियम है यहाँ पर एक तो, और दूसरा है बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम, और ये लाहली गांव है, ये जो है ये लाहली गांव है। ऐसा बताया जाता है कि सचिन तेंदुलकर ने अपना आखिरी जो रणजी का मैच है वो इसी स्टेडियम में खेला था। अब हम बात करते हैं यहाँ के शिक्षा संस्थानों की, कि यहाँ पे कौन कौन से शिक्षा संस्थान पाए जाते हैं। शिक्षा संस्थान यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए इसको एजुकेशन हब ऑफ हरियाणा कहा जाता है। शिक्षा संस्थान, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे यहाँ की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी एमडी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो 1976 में इसकी स्थापना होती है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी 1976 में इसकी स्थापना होती है। स्थापना 1976 में होती है। जब इसको स्थापित किया गया था तब इसका नाम रोहतक यूनिवर्सिटी था, रोहतक विश्वविद्यालय। लेकिन 1977 में इसका नाम बदल करके एमडी कर दिया गया। 1977 में इसका नाम बदल कर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कर दिया गया। एक साल बाद ही, ये याद रखना है कि जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसका नाम रोहतक यूनिवर्सिटी था, लेकिन एक साल बाद ही इसका नाम बदल करके एमडी कर दिए गए। एक चीज और याद रखनी है कि ये प्रदेश की सबसे स्वच्छ यूनिवर्सिटी मानी जाती है। प्रदेश की सबसे स्वच्छ यूनिवर्सिटी मानी जाती है। उसके अलावा भारत की एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके पास में अपना अंतर्राष्ट्रीय ग्राउंड है, ये भी याद रखना है। भारत की एकमात्र यूनिवर्सिटी जिसके पास अपना अंतर्राष्ट्रीय ग्राउंड है, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत की एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके पास में अपना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है। उसके अलावा पीजीआई यहीं पर है, पीजीआई रोहतक, पंडित भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी यहीं पर है और इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। इसकी स्थापना 1960 में मेडिकल कॉलेज के रूप में की गई थी।
मेडिकल कॉलेज के रूप में की गई थी। उसके अलावा अगर हमसे पूछ लिया जाए कि इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया गया था, तो 2008 में इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। उससे पहले ये मेडिकल कॉलेज थी, यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है इसको 2008 में। आगे हम बात करते हैं पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट। पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स। ये भी रोहतक में है। पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, ये भी रोहतक में है। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना 2014 में की गई है। उसके अलावा बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी है यहाँ पर। बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी है। और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 2012 में की गई थी। स्थापना 2012 में की गई। उसके अलावा यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय है। ये घुसकाड़ी गांव में है। ये घुसकाड़ी गांव में है मस्तनाथ यूनिवर्सिटी। उसके अलावा यहाँ पर एक IIM भी है। IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। आगे बात कर लेते हैं। इंडियन प्रबंधन संस्थान हिंदी में लिख लेते हैं। इंडियन प्रबंधन संस्थान, इंडियन प्रबंधन संस्थान। और इसकी स्थापना 1 नवंबर 2009 को की गई थी। सॉरी 1 नवंबर नहीं, 11 मार्च को की गई, 2009 में की गई थी। एग्जैक्ट मेरे जेन में नहीं है, ये 11 मार्च है, शायद कंफ्यूजन है। तो 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। याद रखना है कि पहले इसकी क्लासें MDU में लगती थी, लेकिन अब इन्होंने अपना अलग एक कैंपस बना लिया है। इसको IIM के नाम से जाना जाता है। और ये हरियाणा का एकमात्र IIM है। एकमात्र IIM है। और ये भारत का प्रथम ऐसा IIM है जिसमें वकालत की क्लासेस भी ली जाएंगी। भारत का प्रथम IIM जिसमें वकालत की शिक्षा भी दी जाती है। शिक्षा भी दी जाती है। तो वकालत के लिए इन्होंने अपना अलग कैंपस बनाया है और वो है गुड़गांव में। वो कैंपस है गुरुग्राम। तो ये भारत का एकमात्र ऐसा कैंपस है जिसमें वकालत की शिक्षा भी दी जाती है, IIM का। उसके अलावा कैंपस तो और भी हैं।
लेकिन जिसमें वकालत की शिक्षा दी जाती है वो एकमात्र है। उसके अलावा हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन भी है। SIFTV के नाम से जिसे जाना जाता है, SIFTV 2011 में इसकी स्थापना की गई थी रोहतक में। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन के नाम से इसको जाना जाता है और रोहतक में है। उसके अलावा यहाँ पर हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र भी खोला गया था 8 मई 1976 में। ये भी याद रखना है, यही लिख सकते हैं। हरियाणा का प्रथम आकाशवाणी केंद्र, तो हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र है, लेकिन प्रथम आकाशवाणी केंद्र यही खोला गया था 8 मई 1976 को, 8 मई 1976 में। तो ये थे यहाँ के शिक्षा संस्थान जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। हमने सारे ही पढ़े, कोई चीज़ ऐसी बची नहीं है कि इनमें से जो हमने छोड़ दी हो। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से प्रसिद्ध पर्सनालिटीज हुई हैं, प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं। प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं। हरियाणा से बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको बहुत ही जाना जाता है, बहुत ही माना जाता है और बहुत ही सराहनीय लोग हुए हैं। काफी सारे हैं यहाँ से। सबसे पहले बात की जाए तो हुड्डा परिवार की बात करते हैं, क्योंकि हुड्डा परिवार यहीं से बिलोंग करता है। तो हम जिस हुड्डा को जानते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उसके दादाजी हैं मातूराम हुड्डा। मातूराम हुड्डा सांगी गांव से हैं और स्वतंत्रता सेनानी हैं। स्वतंत्रता सेनानी है। उसके बाद बात की जाए इसके बेटे की और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताजी की, रणवीर सिंह हुड्डा। रणवीर सिंह हुड्डा ये भी स्वतंत्रता सेनानी रहे, यहीं से है। स्वतंत्रता सेनानी है और रोहतक से, उसके अलावा इसके नाम रोहतक से 1951-52 में लोकसभा सांसद भी रहे हैं। उसके अलावा आप जानते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक्स सीएम ऑफ हरियाणा। उसके अलावा दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी हैं, तो उनके बारे में हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा ये भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष भी रहे थे, रणवीर सिंह हुड्डा, तो याद रख लेना है यहीं पे। भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष रणवीर सिंह हुड्डा जी रहे हैं, भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष। उसके अलावा बात की जाए तो यहाँ से दयानंद मायना है। दयानंद मायना जिनको ये कवि थे,
दयानंद मायना, और ये मायना गांव से बिलोंग करते हैं। ये एक प्रसिद्ध कवि है, प्रसिद्ध कवि है। और अगर बात की जाए तो इसको हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है। हरियाणा का जॉन मिल्टन की इसको उपाधि दी गई है, इस नाम से इसको जाना जाता है। उसके अलावा नसीब सिंह कुंडू है यहाँ के अभिनेता हैं। नसीब सिंह कुंडू, एक्टिंग से इनका नाता है, अभिनय से इनका नाता है। उसके अलावा बात की जाए तो यहाँ से केपी कौशिक है संगीत निर्देशक। केपी कौशिक हैं यहाँ से संगीत निर्देशक हैं। उसके अलावा बात की जाए तो यहाँ से जयदीप अहलावत हैं खरखड़ा गांव से। खरखड़ा गांव से इनका संबंध है। उसके अलावा एक्टिंग में बहुत प्रसिद्ध नाम है रणवीर सिंह हुड्डा। रणवीर सिंह हुड्डा, वो भी रोहतक के जसिया गांव से बिलोंग करते हैं। रोहतक के जसिया गांव से बिलोंग करते हैं रणवीर सिंह हुड्डा। उसके अलावा अशोक गई और सुभाष गई फिल्म निर्देशक हैं। फिल्म निर्माता है, इनका भी फिल्म इंडस्ट्री से ही नाता है, फिल्म निर्माता है। उसके अलावा बात की जाए जसविंदर नरूला है, यहाँ संगीत से हैं। नरूला इनका जो संबंध है वो संगीत से है। उसके अलावा बात की जाए तो पारुल गुलाटी है, इनका संबंध भी अभिनय से ही है। पारुल गुलाटी, इनका संबंध भी अभिनय से ही है। उसके अलावा यहाँ से मान सिंह नेहरा जी आते हैं जो प्रथम शिक्षा मंत्री रहे थे। मान सिंह नेहरा जो प्रथम शिक्षा मंत्री रहे थे। प्रथम शिक्षा मंत्री। उसके अलावा यहाँ से मनोहर लाल, ये निदाना गांव से है। निदाना गांव से है और यहीं से मनोहर लाल खट्टर जी आते हैं। मनोहर लाल खट्टर जी आते हैं जो हमारे एक्सीएम हैं और इनको दो नामों से जाना जाता है, एक तो काका और एक हेड मास्टर, और ये भी यहीं से बिलोंग करते हैं, निदाना गांव से ही। उसके अलावा बात की जाए तो यहाँ से अनुराधा बेनीवाल आती है। अनुराधा बेनीवाल आती है, ये शतरंज खिलाड़ी है। शतरंज खिलाड़ी है, उसके अलावा कवियत्री भी है और ये
गांव से बिलोंग करती हैं, खेड़ी गांव से बिलोंग करती हैं। आगे बात की जाए तो यहाँ से शेफाली वर्मा आती हैं जो क्रिकेटर हैं, और ममता खरब आती हैं। शेफाली वर्मा वुमेन्स क्रिकेटर हैं और आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती हैं, बहुत अच्छी क्रिकेटर हैं। उसके अलावा आगे बात कर लेते हैं, साक्षी मलिक भी यहीं से आती हैं और उनका नाता पहलवानी से है। उन्होंने एक कांस्य पदक भी जीता है। साक्षी मलिक ये कुश्ती से बिलोंग करती है और 58 केजी की कैटेगरी में इसने कांस्य पदक भी जीता है। भारत के लिए इसने कांस्य पदक भी जीता है। उसके अलावा ममता खरब भी यहीं से आती हैं, जिसको गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है इसको। उसके अलावा मंगल सेन भी आते हैं, हरियाणा के दूसरे उप मुख्यमंत्री रहे हैं। आगे बात करते हैं हम यहाँ के सबसे इम्पोर्टेंट जो पर्सनालिटी है उसके बारे में। सर छोटू राम, जो वास्तव में बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हरियाणा में इसने बहुत काम किए थे। सर छोटू राम, सर इसको उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। सर छोटू राम, तो हम इसके बारे में सारा ही कुछ डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात की जाए इसका जन्म, तो 24 नवंबर 1881 में इसका जन्म हुआ था। जन्म की बात की जाए 24 नवंबर 1881 में इसका जन्म हुआ था। और इसका जो बचपन का नाम है वो रिचपाल था। जन्म इसका हुआ गढ़ी सांपला में। और बात की जाए बचपन का नाम, तो बचपन का नाम था इसका रिचपाल इसके बचपन का नाम था। और इसकी जो शुरुआती शिक्षा है वो झज्जर में हुई थी और बाकी की शिक्षा इसकी दिल्ली में हुई है। बात की जाए प्राथमिक शिक्षा इसकी झज्जर में हुई है और बाकी की जितनी शिक्षा है इसकी, चाहे वो आगे की स्कूली शिक्षा हो और चाहे इसकी डिग्रियां हो, वो झज्जर में हुई, उस दिल्ली में हुई है। बाकी शिक्षा दिल्ली में हुई है इसकी, बाकी शिक्षा दिल्ली में हुई, चाहे वो आगे की स्कूली शिक्षा हो चाहे ग्रेजुएशन हो। लेकिन एक चीज याद रखनी है कि इसने जो वकालत की थी वो इसने आगरा कॉलेज से की है। वकालत आगरा कॉलेज से की थी। बाकी की इसकी जितनी शिक्षा है, बेसिक शिक्षा हो, मतलब आगे की स्कूल शिक्षा हो, सारी की सारी इसने दिल्ली से की है। अगर बात की जाए तो वकालत करने के बाद में 1912 में इसने वकालत की प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दी थी। 1912 में बात करते हैं, 1912 में वकालत प्रैक्टिस शुरू कर दी इसने
रोहतक में। और इसी 1912 में इसने एक सभा भी बनाई थी, जाट सभा का गठन किया था इसने, जाट सभा का गठन किया। 1912 में इसने जाट सभा का गठन किया था और 1913 में इसने एक स्कूल खोला था, एंग्लो संस्कृत स्कूल। ये लिख लेते हैं, 1913 में एंग्लो संस्कृत स्कूल खोला। ऐसा स्कूल जिसमें इंग्लिश और संस्कृत दोनों पढ़ाई जाती हो, ऐसा स्कूल इसने खोला था रोहतक में 1913 में। उसके अलावा 1916 में ये कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करते हैं। 1916 में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करते हैं। 1920 में असहयोग आंदोलन चला था, आप सभी को पता है, और इस आंदोलन को हरियाणा में गांधी की आंधी के नाम से जाना जाता है। गांधी की आंधी के नाम से किस को जाना जाता है? असहयोग आंदोलन को। ये याद रखना है, असहयोग आंदोलन की सर छोटू राम ने विरोध किया था। राम ने विरोध किया, ये इसके पक्ष में नहीं थे, ये नहीं चाहते थे कि ये आंदोलन चला जाए। इसी के चलते 1920 में इसने कांग्रेस पार्टी को भी छोड़ दिया। कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। उसके बाद में 1923 में ये अपनी एक अलग से एक पार्टी बनाते हैं, क्योंकि सरकार के समक्ष अपनी बातों को पहुंचाने के लिए कोई तो होना चाहिए। इसने जो कहा था वो ये कहा था कि कांग्रेस जो पार्टी है वो हमारी बातें अंग्रेजों तक नहीं पहुंचा रही है, ये सिर्फ शहर के लोगों की बातें अंग्रेजों तक पहुंचा रही है, तो इसलिए इसने छोड़ दिया। और फिर इन्हें अपनी बातें पहुंचाने के लिए पार्टी की किसी न किसी चीज की तो जरूरत थी। तो 1923 में इसने यूनियनिस्ट पार्टी बनाई। यूनियनिस्ट पार्टी बनाई मुस्लिम नेताओं के सहयोग से। मुस्लिम नेताओं के सहयोग से तो इसने यूनियनिस्ट पार्टी बनाई। उसके अलावा 1924 में इसने जमींदारा लीग बनाई। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इसने जमींदार के लिए किए थे। 1924 में जमींदार लीग की स्थापना की। उसके अलावा बात की जाए इसी के साथ में 1924 में बनाई थी। उसके बाद में 1923 में इसको अंग्रेजों के 1927 में इसको राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। 1927 में अंग्रेजों द्वारा राय बहादुर की 1927 में इनको राय बहादुर की उपाधि दी गई। उसके बाद में फिर इसने 1934 में 2 एक्ट लाया है। उन्नीस में ये 2 एक्ट लाया। एक तो था किसान कर्जा मुक्ति। किसान कर्जा मुक्ति एक्ट। उसके अलावा एक था साहूकार पंजीकरण। और 1938 में
34 में ये आए थे, लेकिन 1938 में इन पर अमल किया गया। उसके अलावा 1938 में 2 एक्ट ये और लाते हैं, और वो है, एक तो था किसान जमीन मुक्ति एक्ट, और दूसरा था किसान उत्पादन खरीदने हेतु मंडियों का इन्होंने निर्माण करवाया था। ये इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे थे। उसके अलावा इसने मोरों के शिकार पर भी प्रतिबंध लगवाया था। क्योंकि मोर बहुत खूबसूरत है, लेकिन अंग्रेज उसको मार मार के खाते थे, तो मोरों के शिकार पर भी इसने प्रतिबंध लगवाया था। 1937 में अंग्रेजों के द्वारा इसको सर की उपाधि दी गई थी। अब तक इसके पास 2 उपाधि हो गई है। एक 1927 में अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि दी थी, और उसके 10 साल बाद इसको सर की उपाधि दी। उसके बाद इसको सर की उपाधि दी। 1944 में इसने हिमाचल प्रदेश के राजा बिलासपुर के साथ मिलकर के एक क्या काम किया था, भाखड़ा डैम को बनवाने के लिए इसने उनसे समझौता किया था। तो इसलिए भाखड़ा बांध का जन्मदाता भी इसी को कहा जाता है। भाखड़ा बांध का जन्मदाता कहा जाता है सर छोटू राम को, क्योंकि इसने वहां के राजा बिलासपुर के साथ में मिलकर के एक संधि की थी 1944 में, और उसके एवज में ये संधि भी लिख लेते हैं, हिमाचल प्रदेश के राजा के साथ में संधि की थी दिसंबर 1944 में, जिसके एवज में भाखड़ा बांध बना था। तो इसको भाखड़ा बांध का जन्मदाता इसलिए कहा जाता है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो फिर इसकी मृत्यु हो जाती है 9 जनवरी 1945 को। मृत्यु 9 जनवरी 1945 में लाहौर में इसकी मृत्यु हुई थी। लाहौर में ही इसको एक और नाम दिया गया था, इसको नाम दिया गया था लीडर आजम के नाम से। शायद लीडर को उर्दू में कहते हैं रहबर आजम। तो इसको 2 नाम दिए गए थे, एक तो था रहबर आजम, आजम कहते हैं सबसे बड़े रहबर को, उर्दू में आजम करते हैं सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा जो लीडर है मुसलमानों ने इसी को माना था, रहबर आजम की इसको उपाधि दी गई थी, और जमींदारों का मसीहा कहा जाता है इसको। जमींदारों का मसीहा कहा जाता है इसको। और इसका जो निवास स्थान है, इसका जो निवास स्थान है उसको नीली कोठी के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो निवास स्थान है इसको नीली कोठी के नाम से भी जाना जाता है, और ये रोहतक में है। प्रेम निवास के नाम से भी इसको जाना जाता है। प्रेम निवास या फिर नीली कोठी के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये थे सर छोटू राम, जिसके बारे में हमने हर चीज डिटेल से पढ़ी। उसके अलावा इसके नाम पर रोहतक में एक संग्रहालय भी बनाया गया है। 2005 में सांपला में इसके नाम से संग्रहालय बनाया गया था। 2005 में, और ये सांपला में है। उसके अलावा इसकी 64 फुट लंबी प्रतिमा भी बनवाई गई है। 64 फीट
64 फीट ऊंची इसकी प्रतिमा भी बनवाई गई है और इसका उद्घाटन 2013 में किया गया। ये भी याद रखना। तो ये थे सब छोटू राम जिनके बारे में हमने कोई चीज़ ऐसी बची नहीं कि जिसको पढ़ा ना हो। उसके अलावा 1-2 पॉइंट और बच गए हैं जिनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कांग्रेस की जो पहली सार्वजनिक बैठक है। बैठक वो रोहतक में हुई थी 1888 में। उसके अलावा हरियाणा की पहली भारत की पहली सीएनजी ट्रेन यहीं पे चलाई गई थी, रेवाड़ी से रोहतक। देश की प्रथम सीएनजी ट्रेन चलाई गई थी रेवाड़ी से रोहतक। उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पे भारत का पहला रेलवे एलिवेटेड ट्रैक भी है। पहला एलिवेटेड ट्रैक, रेलवे एलिवेटेड ट्रैक भी यहीं पर है। रेलवे एलिवेटेड ट्रैक ये था हमारा रोहतक, जिसके बारे में हमने सारी चीजें पढ़ी। एक बार देख और लेते हैं क्या क्या हमने इसके बारे में पढ़ा है। सबसे पहले हमने देखा कि रोहतक का नाम रोहतक क्यों पड़ा। तो राजा रोहतास के नाम पे इसका नाम रोहतक पड़ा था। और एक ये बताया जाता है कि यहाँ पर रोहेरू जो पेड़ है वो अधिक पाया जाता था, इसलिए इसका नाम रोहतक पड़ा है। संस्थापक राजा रोहतास है। पुराना नाम रोहतास नगर है। उपनाम शुगर सिटी, हरियाणा की फिल्म सिटी, हरियाणा की राजनीतिक सिटी और एजुकेशन हब ऑफ हरियाणा। उसके अलावा तहसील यहाँ पे 4 है, एक उप तहसील है। 4 जो तहसील है वही विधानसभा सीटें हैं। और इसका गठन 1966 में हरियाणा के साथ ही हुआ था। जनसंख्या इसकी 10 लाख से अधिक है। उसके अलावा बात की जाए तो इसकी सीमा, भौगोलिक स्थिति की हमने बात की थी। सीमा इसकी हरियाणा के 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ लगती है, जिसके साथ ही हरियाणा के दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला बन जाता है। उसके अलावा ये लैंडलॉक है, ये किसी दूसरे स्टेट के साथ सीमा नहीं बनाता, ना ही किसी यूनियन टेरिटरी के साथ सीमा बनाता है। ऐसा एक तो रोहतक है और एक चरखी दादरी है। उसके अलावा हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। भौतिक प्रदेश की बात की जाए तो ये बांगर क्षेत्र में पड़ता है। और मृदा यहाँ पर 2 प्रकार की पाई जाती है। सिंचाई यहाँ पर पश्चिम यमुना नहर के द्वारा की जाती है और प्रदेश में सबसे ज्यादा ज्वार यहीं पर उगाई जाती है। उसके अलावा 3 यहाँ से हाई उग जाते हैं। आगे हमने उद्योग धंधे देखे। शुगर उद्योग है यहाँ पर, एशियन पेंट है यहाँ पर, एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है। नट बोल्ट का उद्योग सबसे ज्यादा है। हमने बात की चंद्रयान में भी इसी के नट बोल्ट इस्तेमाल किए गए हैं और इजराइल देश के लड़ाकू विमानों में भी इसी के नट बोल्टों का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा रेवड़ी और गज्जक उद्योग यहाँ के बहुत फेमस है। रेवड़ी और गज्जक और आर्मी की जो बुलेट प्रूफ जैकेट है उनका रिसाइकिल करने का उद्योग भी यहीं पर है। अमूल डेयरी के जो उत्पाद बनाए जाते हैं उनका उद्योग भी यहाँ पर है और वीटा मिल्क प्लांट भी है यहाँ पर। उसके अलावा हमने इसका कुछ इतिहास देखा। इतिहास इसका बहुत ज्यादा है नहीं, तो जो था यहाँ पर बोहरा गांव में एक अभिलेख मिला है जिसमें हरियाणा को हरियन के नाम से जाना गया है। उसके अलावा खोखरा कोट में एक टकसाल मिली है, टकसाल कहते हैं जहाँ पे सिक्के बनाए जाते हैं, तो टकसाल मिली है। उसके अलावा इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के मिले हैं। भोजदेव और विग्रहराज ये गुर्जर प्रतिहार शासक थे, इनके सिक्के मिले हैं। उसके अलावा इतिहास में दिव्य वदान और नकुल दिग्विजय ग्रंथ में इनका जिक्र मिलता है, जिनमें दोनों में ये चीजें मिलती है कि यहाँ के जो लोग थे वो धनवान थे, बहुत खुश थे और संगीत प्रेमी थे। उसके अलावा हमने हड़प्पाकालीन सतल देखे। फरवाड़ा एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर मसालों के साक्ष्य मिले हैं और इसकी खुदाई 2006 में वसंत सिंधे के द्वारा करवाई गई थी। ऊपर से एक है मदीना, 2007 में मनमोहन सिंह के द्वारा इसकी खुदाई करवाई गई थी और एक है दक्ष खेड़ा, 2009 में इसकी पता नहीं किसने खुदाई करवाई, लेकिन जापान की मदद से इसकी खुदाई की गई थी। उसके अलावा 1857 की क्रांति की हमने बात की। 1857 क्रांति की शुरुआत रांगड़ मुसलमान व जाटों ने की थी यहाँ पर।
उसके अलावा अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर 60वीं बटालियन भेजी गई, जिसने खुद ही जाकर के विद्रोह कर दिया। ये वही बटालियन है जिसने अंबाला में विद्रोह किया था। इस विद्रोह को रोकने के लिए हर जो अंग्रेज अधिकारी है उन्होंने अपने बड़े अधिकारी को बुलाया, हड़संग जिनका नाम था, उनकी मदद जींद रियासत ने की, जिसमें सबसे पहले वो खरखोदा में विरासत अली से लड़ाई करते हैं और जींद रियासत की सहायता से वो जीत भी जाते हैं, और उसके बाद में फिर वो रोहतक को भी जीत लेते हैं और जींद रियासत को दे देते हैं। लेकिन रोहतक की जो जनता है वो बाद में जींद रियासत के जो सैनिक हैं उनको खदेड़ करके वहां से भगा देती है। उसके अलावा फिर हमने बात की मंदिर की। मंदिर यहाँ पर माता दुर्गा मंदिर है, जिनका उद्घाटन लाल बहादुर शास्त्री उनकी पत्नी ने किया है। प्राचीन शिव मंदिर है, बाबा मस्तनाथ का मठ है। उसके अलावा नर्मदेश्वर मंदिर है। फिर हमने यहाँ के गुरुद्वारा देखे, मंजी साहिब गुरुद्वारा है, उसके अलावा बंगला साहिब गुरुद्वारा है। आगे फिर हमने यहाँ के मेले देखे कि यहाँ पे कौन कौन से मेले लगते हैं। बाबा मस्तनाथ का मेला लगता है, बाबा जमुना दास का मेला लगता है, शिवरात्रि का मेला लगता है और मेला होला महोत्सव यहाँ पे लगता है। उसके अलावा मस्जिद देखी, 3 मस्जिद हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल मस्जिद है जिसको 1939 में आशिक अली के द्वारा बनवाया गया था। उसके अलावा दीनी मस्जिद है जिसको पहले ऐसा बताया जाता है औरंगजेब के काल में वो मंदिर हुआ करता था और उसने उसको मस्जिद में बदल दिया था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद में दोबारा से हरियाणा सरकार ने उसको मंदिर में बदल दिया और महावीर की मूर्ति उसमें रखी गई है। एक है यहाँ पे शीशे वाली मस्जिद, जिसका जो प्रवेश द्वार है वो संगमरमर से बना हुआ है, इसलिए इसको शीशे वाली मस्जिद के नाम से जाना जाता है। आगे फिर हमने पर्यटन स्थल देखे। रोहतक का चिड़ियाघर हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसके बारे में बात की गई थी कि 5 करोड़ रुपए लगा करके इसको इंटरनेशनल स्तर पर डेवलप किया जाएगा। अब किया है या नहीं किया है वो नहीं पता। उसके अलावा यहाँ तिलियार झील मिलती है, जिसको सबसे छोटी झील बताया जाता है और 1976 में इसको पर्यटन स्थल का दर्जा मिला था। उसके अलावा मैना पर्यटन परिसर है, यहाँ पर नोरम पर्यटन परिसर है और राजा गौकर्ण का तालाब है। यहाँ पर 24 का चबूतरा है, महल की बावड़ी है। उसके अलावा ज्ञानी चोर की बावड़ी है और शाह मोहम्मद रमजान की दरगाह है। उसके अलावा 2 स्टेडियम भी हैं, राजीव गांधी स्टेडियम, बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम। उसके अलावा हमने शिक्षा और संस्थान की बात की तो यहाँ पर SIFTV है, उसकी जिसकी स्थापना 2011 में रोहतक में की गई थी। MDU जिसकी स्थापना 1976 में की गई। सबसे पहले इनका नाम रोहतक विश्वविद्यालय था, लेकिन 1 साल बाद 1977 में इसका नाम बदल करके महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कर दिया गया। प्रदेश की सबसे स्वच्छ यूनिवर्सिटी इसको माना गया है। भारत की एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके पास अपना इंटरनेशनल स्टेडियम है। उसके अलावा पंडित भगवत दयाल शर्मा यहाँ की मेडिकल कॉलेज है, जिसमें 1960 में मेडिकल कॉलेज के रूप में इसको डेवलप किया गया था, लेकिन 2008 में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है। उसके अलावा पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट, ये भी रोहतक में, इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना 2012 में की गई थी। और एक इंडियन प्रबंधन संस्थान है, IIM है, जो हरियाणा का एकमात्र है और ऐसा भारत का पहला ऐसा IIM कैंपस है जिसमें वकालत की क्लासेस भी ली जाएंगी। वकालत की क्लासेस के लिए इन्होंने अपना जो कैंपस है उसको गुड़गांव में बनाया। फिर हमने पर्सनल जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व है उनके बारे में बात की, ये सारे आपके सामने हैं। और लास्ट में हमने बात की सर छोटू राम की, जिसके नाम बहुत सारी उपाधियां हैं और इसने हरियाणा के किसानों के लिए और बहुत कुछ किया था, इसलिए हमने जितनी भी चीज़ें थी सारी चीज़ों का यहाँ पर जिक्र किया। उसके अलावा यहाँ पर कुछ 1-2 पॉइंट बच गए थे, उनका भी हमने जिक्र कर लिया है। तो ये था हमारा रोहतक, जिसके बारे में हमने सारी चीज़ें डिटेल से जानी जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थी। आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ और एग्जाम की तैयारी करते रहिए।